हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हमने पिछले वीडियो में कोलराउस के नियम और उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक कोलराउस नियम के अनुप्रयोग पर ही है, क्योंकि पिछले वीडियो में कोलराउस नियम के अनुप्रयोग के केवल 2 पॉइंट हमने पढ़े थे कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण और दूसरा वियोजन की मात्रा की गणना। तो यदि आपने पिछला वीडियो कोलराउस के नियम और उसके अनुप्रयोग नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको देखिए, ताकि आपको आज की वीडियो ठीक तरीके से समझ में आए। तो आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक के, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके। तो फिर आज का हम शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया था। थर्ड पॉइंट है दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना तथा ओस्टवाल्ड तनुता नियम की व्युत्पत्ति। तो जैसे हमको ये जो हमारी हेडलाइन है उससे हमको समझ में आ रही है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना, मतलब जो दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं उसका जब वियोजन होता है तो उस वियोजन का वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना। तो हम इससे जो है ओस्टवाल्ड तनुता नियम की व्युत्पत्ति को भी देखेंगे। तो ये जो है ओस्टवाल्ड तनुता नियम की व्युत्पत्ति, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि कोलराउस के नियम और उसके अनुप्रयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके अंतर्गत जो न्यूमेरिकल है, जो हम फॉर्मूला के आधार पर बनाते हैं और हम सीख रहे हैं, वो सब भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है। और ये ओस्टवाल्ड तनुता नियम भी इम्पोर्टेंट है। तो ओस्टवाल्ड तनुता नियम के अनुसार दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन द्रव अनुपातिक क्रिया के नियम का पालन करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ AB है और इसका मोलर सांद्रण मान लीजिए कि C मोल प्रति लीटर है और वियोजन की मात्रा अल्फा है। तो जो AB है, AB दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ है, तो जब इसका वियोजन होगा तो ये A+ और B- में वियोजित होगा। तो इसका पहले प्रारंभिक मोलर सांद्रण जो है C है, जो अभिकारक AB है, अभी इसका वियोजन नहीं हुआ है, तब इसका प्रारंभिक मोलर सांद्रण C होगा। और जो A+ है उसका सांद्रण 0 और B- का सांद्रण 0 रहेगा। लेकिन जब साम्यावस्था पर अभिक्रिया होगी तब साम्यावस्था पर मोलर सांद्रण, क्योंकि वियोजन की मात्रा अल्फा है, तो C1- अल्फा और A+ का मोलर सांद्रण C अल्फा और B- का मोलर सांद्रण C अल्फा होगा। तो इसको हम ये द्रव अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार हम इसको कैसे लिख सकते हैं? साम्यावस्था स्थिरांक K इक्वल टू A+ B- अपॉन AB। अब जो A+ की वैल्यू है वो हमने देखा साम्यावस्था पर C अल्फा, और B- की वैल्यू C अल्फा, और AB की वैल्यू C1- अल्फा है। तो हम इसमें से ये जो C है उसमें से एक से कैंसिल हो जाएगा, तो K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1- अल्फा होगा। तो इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। जो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए वियोजन की मात्रा यानी कि अल्फा का मान बहुत ही कम है, तो इसलिए 1- अल्फा इक्वल टू यदि 1 लेते हैं तो हम इस समीकरण को K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। जो C है वो मोलर सांद्रण है और अल्फा वियोजन की मात्रा है। चूंकि हमने वियोजन की मात्रा अल्फा इक्वल टू पढ़ चुके हैं कि C सांद्रण पर मोलर सांद्रण और अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो जो C सांद्रता पर मोलर चालकता अपॉन अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तो इसको हम यदि समीकरण 2 में इसको रख देते हैं तो हमको वियोजन की मात्रा यदि ज्ञात है और C मोलर सांद्रण ज्ञात है तो हम वियोजन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। और हम पढ़ ही रहे हैं कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ की वियोजन स्थिरांक को ज्ञात करना, तो हम ये इस समीकरण 2 से
किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ के वियोजन की मात्रा की गणना कर सकते हैं। तो जो समीकरण 2 है उसको हम और कैसे लिख सकते हैं, K/C इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर हटाने पर हम अंडर रूट लगाते हैं तो अल्फा इक्वल टू अंडर रूट K/C, या फिर हम इसको अल्फा व्युत्क्रमानुपाती अंडर रूट 1/C ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो समीकरण है ये क्या बताता है कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा, चूंकि हम दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ की बात कर रहे हैं और अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा है, तो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उसके मोलर सांद्रण, C मोलर सांद्रण है, उसके मोलर सांद्रण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यही क्या है, ओस्टवाल्ड तनुता का नियम है। चूंकि हम जानते हैं कि C इक्वल टू 1/V होता है, तो हम जो ये समीकरण है अल्फा इक्वल टू अंडर रूट K/C, इसमें यदि हम C की जगह 1/V रखते हैं तो हम जब उसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा अनुक्रमानुपाती अंडर रूट K/V हो जाएगा। तो ये समीकरण क्या दिखा रहा है कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा, क्योंकि हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात कर रहे हैं, तो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उसके तनुता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये जो है, ये दोनों जो है ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम को ही प्रदर्शित कर रहा है। तो एग्जाम में जो है आपको ये किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उसके मोलर सांद्रण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सिद्ध कीजिए, ऐसा करके दे सकता है, या फिर सिद्ध कीजिए कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उसके तनुता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है, ऐसा करके भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट ओस्टवाल्ड तनुता का नियम करके भी क्वेश्चन आता है, तो यदि उसको घुमा करके क्वेश्चन देना होगा तो ओस्टवाल्ड तनुता के नियम ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, और इनडायरेक्टली क्वेश्चन में आपका जो इसकी परिभाषा है उसको सिद्ध कीजिए करके एग्जाम में पूछता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अल्प विलेय लवण की विलेयता का निर्धारण। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि अल्प विलेय लवण की विलेयता का निर्धारण, यानी कि जो पदार्थ, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब हम इसको जल में घोलते हैं तो इसकी विलेयता बहुत कम होती है, मतलब बहुत कम पदार्थ घुलता है और कुछ पदार्थ जो है अविलेय रहता है, इसलिए इसको अविलेय कहा जाता है। तो जो इसके इन पदार्थों की विलेयता का निर्धारण को चालकता मापन द्वारा कोलराउस का नियम का उपयोग करते हुए किया जा सकता है। तो जब हम इसको पानी में घोलते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड, लेड सल्फेट और बेरियम सल्फेट को जब हम पानी में घोलते हैं तो इसमें से कुछ पदार्थ घुल जाता है और कुछ पदार्थ रह जाता है, तो एक संतृप्त विलयन जैसा ही बन जाता है। तो ये विलयन यदि संतृप्त है तो फिर भी इतना तनु होता है कि हम इसको जो विद्युत अपघट्य, जो विलेय पदार्थ विद्युत अपघट्य के रूप में है, ये पूर्ण रूप से आयनित है और ये अनंत तनुता पर मान सकते हैं। तो माना गया है उसको कि हम इसको अनंत तनुता पर ऐसा मान सकते हैं, और ये पूर्ण आयनित है, मतलब जो पदार्थ विलेय हो गया है, जो अविलेय है वो तो हट जाएगा। तो जो विलेय पदार्थ है हम उसको पूर्ण आयनित और अनंत तनुता पर मान सकते हैं। तो मोलर चालकता, ये मोलर चालकता जो है आपका लैम्डा एम का मान जो है अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर होगा। तो हम चूंकि जानते हैं लैम्डा एम इक्वल टू KV, तो इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। चूंकि विलयन अत्यंत तनु है तो हम इसको जैसे बोला कि पूर्णता आयनित है और अनंत तनुता पर माना जा सकता है, तो इसलिए इसको मोलर चालकता को अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर कह सकते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या बना सकते हैं, जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता इक्वल टू KV। तो हमने जो कोलराउस के नियम से हमने अनंत तनुता पर मोलर चालकता के लिए हमने ये इक्वेशन देखा है। तो इस इक्वेशन से हम जो है समीकरण 2 में वैल्यू रख देंगे, सॉरी समीकरण 3 में वैल्यू रख देंगे। तो समीकरण 3 में वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, V प्लस लैम्डा प्लस अनंत तनुता पर प्लस V माइनस लैम्डा माइनस अनंत तनुता पर इक्वल टू KV। और हम चूंकि हमको विलेयता का निर्धारण करना है तो हम V को इस तरफ ले आएंगे तो हमको मिल जाएगा V इक्वल टू V प्लस लैम्डा प्लस अनंत तनुता पर प्लस V माइनस लैम्डा माइनस अनंत तनुता पर अपॉन K। तो यहाँ पर जो V है, V ml में वह आयतन है जिसमें विलेय का 1 मोल उपस्थित होगा।
मतलब जो आपका जो ये V है, V की वैल्यू ml में होगी, जिसमें 1 मोल पदार्थ उसमें विलेय रहेगा। तो VmL में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या जब हम ज्ञात कर लेंगे तो हम 1000 ml में विलेय के मोलों की संख्या को ज्ञात कर लेंगे। मतलब पहले हमको VmL में ज्ञात करना होगा विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, उसके बाद 1000 ml में विलेय के मोलों की संख्या को ज्ञात करना होगा। और जब हमको 1000 ml में विलयन में विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी तो उसमें आणविक द्रव्यमान से उसको गुणा कर देंगे तो अल्प विलेय पदार्थ के ग्राम प्रति लीटर में विलेयता को प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरीके से अल्प विलेय लवण की विलेयता का निर्धारण कोलराउस के नियम से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट अनुप्रयोग है जल के आयनिक गुणनफल का निर्धारण। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको जल के आयनिक गुणनफल का निर्धारण कैसे किया जाता है करके क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर ये विशुद्ध जल का वियोजन, तो विशुद्ध जल के लिए भी हम H2O लेते हैं तो इसका वियोजन होगा तो इसको H प्लस OH माइनस में ही ये टूटेगा, वियोजित होगा। तो इसको द्रव्यानुपाती नियम से हम K इक्वल टू H प्लस OH माइनस अपॉन H2O लिख सकते हैं। तो चूंकि ये विशुद्ध जल का आयनन बहुत कम होता है, क्योंकि विशुद्ध क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसमें थोड़ा कुछ अशुद्धियां होगी, इसलिए विशुद्ध जल का प्रयोग किया है। तो विशुद्ध जल का आयनन बहुत कम होता है, इसलिए अवियोजित जल की सांद्रता लगभग स्थिर रहती है। मतलब अवियोजित शब्द से मतलब क्या है, जो जिसका वियोजन नहीं हुआ है, जो H प्लस और OH माइनस में नहीं वियोजित हुआ है। तो इसके लिए हम H प्लस OH माइनस इक्वल टू, जब हम इसको K से इंटू कर देंगे तो K इंटू H2O इक्वल टू KW। तो ये KW क्या है, जल का आयनिक गुणनफल। तो ये जो जल का आयनिक गुणनफल है, ये जो H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन और OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन की जो ग्राम मोल में जो ये ग्राम मोल में सांद्रता व्यक्त की गई है, तो ये ग्राम मोल में जो सांद्रता का गुणनफल ही जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। तो जो कोलराउस थे उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर विशुद्ध जल की विशिष्ट चालकता भी ज्ञात किया और उन्होंने बताया कि कोई निश्चित ताप पर इसके जो मान है वो निश्चित होता है। मतलब जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान 10⁻⁻14 होता है। तो अनंत अनुता पर जल की आणविक चालकता का मान जो है प्रैक्टिकली रूप से हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हमको H प्लस और OH माइनस आयन की यदि आयनिक चालकता हमको पता है तो हम इसके आयनिक गुणनफल की गणना कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पर लैम्डा H प्लस की वैल्यू 349.8 मोल्स और लैम्डा OH माइनस इक्वल टू 198.5 मो, और तो इसको हम अनंत अनुता पर मोलर चालकता पानी के लिए ले रहे हैं तो हम ये लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा OH माइनस इस रूप में लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू जो आपकी लैम्डा H प्लस की वैल्यू 349.8 प्लस लैम्डा OH माइनस की वैल्यू 198.5 है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको मिल जाता है 548.3 मोल। तो इसके लिए जो अनंत अनुता पर मोलर चालकता इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन M। M क्या है यहाँ पर, मोलरता। मोलरता क्या होती है, जो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर हम मोलरता को यदि लेते हैं तो K इंटू 1000 अपॉन अनंत अनुता पर मोलर चालकता। क्योंकि K यहाँ पर क्या है, विशुद्ध जल की विशिष्ट चालकता, और कोलराउस ने विशुद्ध जल की विशिष्ट चालकता का मान बताया है 5.54 इंटू 10⁻⁻8 मोल। तो इसमें जो है आप इसको वैल्यू रख देंगे तो K की जगह पर आप 5.54 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 1000 अपॉन ये अनंत अनुता पर मोलर चालकता, हमने यहाँ पर दोनों आयनिक चालकता को प्लस करके हमने ज्ञात किया 548.3, उसको यहाँ पर लिख देंगे और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.01 इंटू 10⁻⁻7 मोल लीटर इनवर्स मिलता है।
तो चूंकि हमको जल के आयनिक गुणनफल की गणना करनी है, तो जल का आयनिक गुणनफल हमने अभी बताया कि जो H+ और OH- की ग्राम मोल में व्यक्त की गई सांद्रता का गुणनफल, तो यहाँ पर ये इसका गुणनफल है। तो H+ की वैल्यू भी आपकी 1.01 इंटू 10⁻⁻7 और OH- की वैल्यू 1.01 इंटू 10⁻⁻7। तो इसको इंटू करने पर हमें मिलता है 1.02 इंटू 10⁻⁻14। तो ये जो है जल के आयनिक गुणनफल की गणना हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और बच्चों तक के पहुंचाइए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए। और यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में आप जो है, यदि आपको कोई वीडियो पर आप कमेंट भी दीजिए। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।